अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू काटेड शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी MGT 111 का लेसन नंबर 10 विच इज़ सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। ठीक है जी, रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे जो सिविल सर्विसेज के लॉ और उनकी इन्फोर्समेंट थी उसके मुतल्लिक क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफॉर्म्स क्या होती हैं जी। रिफॉर्म्स होती हैं किसी भी जगह पर जब आप बेहतरी की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद हमने देखा कि जी रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लॉ एंड हम कह सकते हैं लॉ इन्फोर्स था, जो भी सर्विसेज के हवाले से, गवर्नमेंट्स की सर्विसेज के हवाले से, वो बहुत पुराना था। वो सब कॉन्टिनेंट का ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जिससे कोई अच्छे नताइज नहीं निकल रहे थे। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि इन चीज़ों को चेंज किया जाए। लेकिन ख़ुद इनके दिमाग में कुछ नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, फ़ॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि हम कहाँ गलत है और हमें कहाँ चेंजेस करने चाहिए। अब ये दो एक्सपर्ट्स थे जो हमारे पास ये आए, इगर रिपोर्ट 1953 और ग्लॉटेक्स रिपोर्ट 1955। ये दो इंसान थे जो USA से आए और इन्होंने हमारी हेल्प की। और उसके अलावा भी हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, पर वो कौन लाया था उनका नहीं आता पता। ठीक हो गया जी। सबसे पहली इनकी ऑब्जर्वेशंस पे हम बात करते हैं। 4 ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बनाई। पहली ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि जो लोग पहले से ओहदों पर फाइज थे, उनका ये इंटरेस्ट था कि हम अपने फ़ायदे को देखें, हम लोगों को या नई अच्छी रिक्रूटमेंट्स की तरफ उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। सेकंड पॉइंट इज़ रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स आर आउटडेटेड। जो लोगों को अपॉइंट करने के तरीके थे, टेक्निक्स थी, वो बहुत पुरानी हो चुकी हुई थी और वो किसी काम की नहीं थी। The selection system is self-repeating and tend to repeat its own type, as though civil service drew most of its inspiration from looking in the mirror। मतलब ये कि जो भी हालात व वाक़यात जो पहले लोग अपॉइंट हो चुके हुए थे, वो अपने ही आप में मगन थे, अपनी ही चीज़ों में मगन थे, अपनी ही इंटरेस्ट पे वो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह के वो लोग थे, जैसी उनकी रिक्रूटमेंट्स हुई थी, वो उसी हिसाब से अगला निज़ाम चला रहे थे। ठीक है। दूसरा ये हिसाब था कि हर डिपार्टमेंट में अपने ही लॉज, अपनी ही चीज़ें प्रैक्टिस हो रही थी, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अच्छा जी, फोर्थ में हमें उन्होंने ये कहा कि आप जो टेक्निकल पोस्ट हैं वो टेक्निकल बंदों को दें। आपने वो पोस्ट जनरलाइज लोगों को क्यों दी हुई हैं? आपने क्यों स्विच कर दिया है कि जो जनरलाइज लोगों की पोस्ट हैं वो आपने दी हुई हैं टेक्निकल लोगों को, और जो टेक्निकल लोगों की पोस्ट हैं वो आपने जनरलाइज को दी हुई हैं। तो दीज आर द रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग। उसके बाद इन्होंने हमें कहा, इन्होंने हमें दिए हैं 4 ही, इन्होंने हमें उसके सॉल्यूशंस दिए। सबसे पहला तो इन्होंने कहा कि आप यूनिफिकेशन करें ऑफ द इंटायर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ इनटू सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि जितने भी पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक नाम के अंडर आप लेकर आएँ, विच इज़ सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, CSS जिसे हम कहते हैं। तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंडर आप उसको लेकर आएँ और फिर मुख्तलिफ उसकी ग्रुपिंग्स कर दें। मतलब जितने भी ओहदे हैं उन्हें आप स्टडी करें अंडर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और फिर उनको आप सेपरेट कर दें इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन सर्विस, अकाउंट्स। बी था कि स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल, मतलब कि जो एक ओहदे के या एक जितना काम करने वाले लोग हैं उनको सेम पे दी जाए। द जनरलिस्ट शुड नॉट डोमिनेट अदर सर्विस। यही बात उन्होंने भी की कि जो दोबारा की कि जो पोस्ट टेक्निकल लोगों की हैं वो आपने जनरलाइज लोगों को क्यों दी हुई हैं। ठीक है। और स्पेशलाइज्ड लोगों को अपॉइंट करें, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी 1955 में मिस्टर बर्नेट ग्लॉटेक्स, जो कि ये भी हमारे पास USA से ही ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने आकर भी जो इनका मेन कंसर्न था वो भी यही था कि हमने जो मेन पोस्ट हैं, जो टेक्निकल पोस्ट हैं, वो हमने आम लोगों को दी हुई हैं, जनरलाइज लोगों को, और जो जनरलाइज पोस्ट हैं वो हमने टेक्निकल लोगों को दी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। उसके बाद हमारे पास 62 में वो पहले आए थे 53 में, फिर ये 55 में आए, सेकंड जो बर्नेट थे, और फिर उसके बाद 62 में हमारे पास आ गया पे एंड सर्विस कमीशन। ठीक है। पे एंड सर्विस कमीशन का जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था द रिजर्वेशन ऑफ द सीनियर पोस्ट फॉर द CSP, especially at the center. The report recommended that entire public service should be built up in 7 tiers of group. इन्होंने जो रिजर्वेशन के तरीके थे सीनियर पोस्ट की, उस पर ऑब्जेक्शन किया और इन्होंने फिर उनको अपॉइंट करने का एक 7 टायर्स ऑफ ग्रुप बना दिए, 7 ग्रुप बनाए, जिसमें उन्होंने उन्हें डिवाइड किया। सबसे पहले है ग्रुप F।
ठीक है, जिसे इन्होंने 4th ग्रेड का नाम दिया है। एफ़ में काम करने वाले लोग बिल्कुल अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कि बिल्कुल लोअर लेवल पर काम करते हैं। ग्रुप ई भी 4th ग्रेड है, जिसके लोग सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। ग्रुप डी के लोग हैं 5th ग्रेड। ठीक है, ये लोग आते हैं स्किल्ड वर्कर्स और एंड रैंक एंड फाइल स्टाफ। सही हो गया जी। ग्रुप सी के लोग हैं 5th ग्रेड एंड लोअर इंस्पेक्शनल एंड मिडल सुपरवाइजरी स्टाफ, जो बीच का सुपरविजन का स्टाफ होता है, ये वो लोग हैं। ग्रुप बी में आते हैं हमारे पास 4th ग्रेड्स, जो बेसिक ऑफिसर्स हैं, और ग्रुप ए जो है दैट इज़ ऑल्सो 4th ग्रेड, जो कि मैनेजरल क्लास है। ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, ये इसी तरह रिफॉर्म आया था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। वर्किंग ग्रुप फिर आया जी हमारे पास 69 में वर्किंग ग्रुप। ठीक है, ऑल वर्किंग ग्रुप विच कंप्राइज्ड ऑफ CSP एज वेल एज नॉन CSP ऑफिसर was appointed by the government to the study the structure of the civil service. The working group gave the following recommendations. पहले ये होता था कि CSP ऑफिसर्स हों या CSP ऑफिसर्स ना हों, गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती थी। इन्होंने कुछ मज़ीद आकर उसमें चेंजेस किए। इन्होंने कहा कि जो सारी ब्रांचेस हैं सिविल सर्विसेज की, उनको एक सेम स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, मतलब वो अलग-अलग हों, लेकिन इनको एक पहचान दे दी जाए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एक्स कैडर पोजीशंस फॉर सेम क्राइटेरिया शुड बी यूज फॉर कैडर सर्विसेज। कैडर सर्विसेज और एक्स कैडर सर्विसेज क्या होती हैं कि या तो आप आते हैं प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू, या आपको डायरेक्ट जो इंटरव्यू के थ्रू बीच में कहीं पर भी अपॉइंट कर लिया जाता है। तो उन दोनों का क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ पे स्केल। पे स्केल की यूनिफॉर्मिटी की इन्होंने भी बात की है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी 1972। ठीक हो गया जी। अब इनके क्या कंसर्न्स थे? इन्होंने कहा कि ये सारे कंसर्न्स हैं बारी बारी आए हैं, बारी बारी ये रिफॉर्म्स आए हैं, इनको इसी तरह आपको समझना और याद करना पड़ेगा। 72 में उन्होंने कहा कि ऑल सर्विसेज एंड कैडर्स शुड बी मर्ज्ड इनटू अ यूनिफाइड ग्रेड स्ट्रक्चर्स। इन्होंने ग्रेड अपॉइंट किए थे लोगों को। ठीक है, इन्होंने ग्रेड अपॉइंट किए लोगों को, इन्होंने उनको क्लासेस में डिवाइड किया, और इन्होंने एज बढ़ा दी। जो टेस्ट की लिमिट की एज थी वो इन्होंने बढ़ा दी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म इज़ बेसिक। ऊपर वाली बातों को आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो हेड ऑफ मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी है उसको 22 ग्रेड दिया, एडिशनल सेक्रेटरी को 21 ग्रेड दिया, और बाकी जूनियर्स 1 से स्टार्ट होते थे और ये 22 और 23 ग्रेड तक जा रहे थे। ठीक हो गया जी। और जिसमें से 22 ग्रेड जो है वो सेक्रेटरी का है फॉर MCQs पर्पज़, और 21 ग्रेड जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी का है। टेक्निकल पोस्ट जो है उनको अलहदा करके इकट्ठा कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बनाए हैं। इनको भी आपको एज इट इज़ ही देखना होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस, इनकम टैक्स, कस्टम, अकाउंट ग्रुप। ये हम पिछले लेसन में ये देख चुके हैं कुछ ग्रुप्स, तो वो अपॉइंट कर दिए। फिर इन्होंने क्या किया कि जो टेस्ट की उम्र थी वो 28 साल से बढ़ाकर 30 साल में कर दी गई। लेटरल एंट्री इज़ लाइक कि अगर जैसे टेस्ट से अपॉइंट होने वाले लोगों के बाद अगर कहीं पर बीच में रियलाइज़ होता है कि कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट इंसान है तो उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा। कॉमन ट्रेनिंग्स दी जाएंगी अकेडमीज़ में इन टेस्ट की। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है जी सिविल सर्विस टुडे, जो 73 के आइन में जो बेसिकली शामिल हुई थी, वो रिफॉर्म कौन सी थी? एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन विच इज़ एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, द PM इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द फेडरेशन एंड द फेडरल कैबिनेट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी टू हिम। जो भी एग्जेक्टिव मेन अथॉरिटी है फेडरेशन की वो PM के अंडर होती है, और PM उसको चलाता है थ्रू फेडरल कैबिनेट एक्सरसाइज। ठीक है, उसके फेडरल कैबिनेट के ज़रिए वो उसको एक्सरसाइज करता है। आगे देख लेते हैं जी इसमें कौन सी कैटेगरीज दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले वही उन्होंने बात की कि जनरलाइज्ड सर्विस जनरल एजुकेशन पर बेस्ड होगी, उन्हें उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। जो सेमी टेक्निकल हैं उन्हें अपनी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ से जो लोग बीच में लास्ट सेमेस्टर्स में अपॉइंट कर लिए जाते हैं उस प्रोसेस के ज़रिए लिया जाएगा, और जो बिल्कुल टेक्निकल लोग हैं उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के बेस पर रिक्रूट किया जाएगा। सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान, ये इन्होंने बात की कि जो आपकी रिक्रूटमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्योर मेरिट पे होनी चाहिए, उसमें कोई सिफारिश ना हो। ऑल पोस्ट शुड बी एडवर्टाइज्ड बिफोर सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि पहले
किसी जो है वो अमीर बंदे का बेटा सिलेक्ट हो चुका हुआ है और आप सिर्फ एडवर्टीज़मेंट दें दिखाने के लिए कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। असेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्शन बोर्ड, सिलेक्शन कमेटीज़ एक्सेट्रा, ये तो एज इट इज़ ही आपको समझना है। ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू एवरी प्रोविंस इज़ गिवन, जैसे हमें डिफरेंट सीट्स मिलती हैं, कहते हैं कि जैसे इलेक्शंस में, उसी तरह सीट्स प्रॉपर मिले, हर प्रोविंस को उसकी अपनी नुमाइंदगी मिले। अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़, या एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 20 और 20 से अबव के लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, 17 से 19 को एस्टैब्लिशमेंट, 3 से 16 को मिनिस्ट्री और 1 से 2 को हेड ऑफिस। रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हैं जो कि मेन रिक्रूटमेंट्स कर सकती हैं? फेडरल लेवल की रिक्रूटमेंट जो बड़ी लेवल की वो फेडरल पब्लिक करेगी, प्रोविंशियल लेवल की रिक्रूटमेंट्स प्रोविशनल पब्लिक सर्विस करेगी, और जो छोटी प्रमोशंस हैं और कमेटीज़ हैं वो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन की बेसिस पर होती हैं। एक और चीज़ जो इन्होंने मस्ट कर दी वो ये कि प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, मतलब जो लोग सर्विस में हैं और जो लोग सर्विस में आने चाह रहे हैं उन दोनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक हो गया जी। और ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से मिलेगी वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया था कि इन सर्विस जो ट्रेनिंग है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, यहाँ इन 3 जगहों से ये आपको क्या इसको बोलते हैं कि ये आपको जो लर्निंग है ये आपको वहाँ से मिलेगी। तो बेसिकली हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है रोनाल्ड ईगर का रिफॉर्म, ठीक है, कि वो कौन सा रिफॉर्म लेकर आए थे। फिर हमने पढ़ा है मिस्टर बर्नेट का, बर्नेट के रिफॉर्म को पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया गया, याद रखिएगा वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। उसमें इन्होंने सिर्फ इतना आपको बताया है कि वो सख्त ख़िलाफ़ थे जब आप स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं जनरलिस्ट की जगह और जनरलिस्ट को स्पेशलिस्ट की जगह। उसके बाद है हमारे पास पे सर्विस कमीशन, जिन्होंने इसको 7 टायर्स में डिवाइड किया है इनके वर्किंग को। फिर आता है जी हमारे पास वर्किंग ग्रुप का भी इतना कोई जो है वो ख़ास काम नहीं है, कुछ 2-4 बातें इन्होंने कही हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है रिफ़ॉर्म कमेटी मेन है, जिसने हमारे पास जो 22वें ग्रेड तक का रवाज जो अभी तक चला आ रहा है वो बनाया। इन्होंने ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बनाए, इन्होंने एज को बढ़ा दिया, इन्होंने लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉमन ट्रेनिंग्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है 1972 का ये वही चला आ रहा है। फिर 73 के आइन की जो इन्होंने बात की है उसमें इन्होंने कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विस बताई हैं, जिसमें इन्होंने बेसिक बातें की हैं। फिर इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट्स कैसे की जाएं, रिक्रूटमेंट्स करेगा कौन, एजेंसीज़ कौन सी होंगी, ट्रेनिंग्स कौन सी होंगी और ट्रेनिंग्स मिलेंगी कहाँ से। ये जो मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया गया है वो 2 को किया गया है, एक 72 वाले को रिफॉर्म को और एक 73 वाले रिफॉर्म को। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।